नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। किस रूप में उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रस्ताव रखा था। जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे कि कौन सा भौतिक प्रभाव होता है, ठीक है, जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है, उसकी जो जीवन रचना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में रचना करेंगे। जैसे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 में, ठीक है, 1818 में 5 मई 1818 को हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और टियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की जो शिक्षा थी 1830 से 1835 तक ट्रियर के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेजियम में होती रही, ठीक है। उन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना उसका शीर्षक था पेशा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। इस संबंध में या इस निबंध में यह पता चलता है कि इस 17 वर्षीय बालक ने उस समय मानवता की त्यागपूर्ण सेवा करने में अपने जीवन की सार्थकता समझी थी। और इस स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने के पश्चात ही मार्क्स पहले तो बोन और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय के कानून विभाग में दाखिल हुए। आपने अपना विषय कानून चुना था, लेकिन दर्शनशास्त्र और इतिहास में भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया है। उन्होंने हीगल की कृतियों से परिचित हुए, ठीक, और हीगलवादियों से संपर्क बढ़ाना भी शुरू कर दिया। और उसका जो शीर्षक था डेमोक्राइसिस और एपिकुरस के प्राकृतिक दर्शनों में अंतर, ठीक। उनके उस व्याख्यात्मक निबंध से भी पता चलता है कि उस समय का जो दृष्टिकोण यद्यपि भाववादी था, फिर भी हीगल के जो असंगतिपूर्ण दर्शन थे, ठीक है, हीगल के जो असंगतिपूर्ण दर्शन थे अनिश्वरवादी और क्रांतिकारी निष्कर्ष निकालने लगे थे। हीगल ने एपिकुरस के भौतिकवाद और अनिश्चरवाद या फिर निर्धारणवाद को लेकर उनकी निंदा की थी, ठीक है। और इसके विपरीत मार्क्स ने धर्म और अंधविश्वास के विरुद्ध उस प्राचीन दार्शनिक के साहसपूर्ण संघर्ष की सराहना भी की थी। मार्क्स की जो इच्छा थी वो बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, ठीक है। उनकी जो इच्छा थी बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की इच्छा थी, परंतु उसकी जो सुविधा ना मिलने पर और उसने 1842 में राइनिस जाइटुंग राइन की गज़ट नामक पत्रिका में काम करना भी शुरू किया। उसके संपादक भी बन गए। इस पत्रिका के कालमों के द्वारा भी मार्क्स ने एशिया और समूचे जर्मनी में उस समय पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध तथा आम जनता के हितों के पक्ष में आवाज़ भी उठाई। जो लोग पूंजीपतियों के शोषण के शिकार हो रहे थे, ठीक है, और जो मजदूर शोषण के शिकार हो रहे थे उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने में कार्य करने में जुटे रहते थे। सरकार और उनके अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत निर्दयतापूर्ण है और उनसे वो छुटकारा दिलाना चाहते थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जैसे कि उसके अधिकारी तथा कानून शासन वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व और समर्थन करते हैं। और अगस्त 1844 के अंत में, ठीक है, अगस्त 1844 के अंत में मार्क्स और एंजल्स का ऐतिहासिक मिलन हुआ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1844 के अंत में मार्क्स और एंजल्स का ऐतिहासिक मिलन हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि दोनों के जो विचार हैं ना एक दूसरे से मेल खाते थे और दोनों के विचार एक दूसरे से मेल खाते थे। इसके बाद भी उन दोनों मित्रों के बीच रचनात्मक सहयोग आरंभ हो गया। इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं मिलता था। मार्क्स और एंजल्स की कुछ रचना होली फैमिली प्रकाशित हुई। सर्वहारा वर्ग के विश्वव्यापी ऐतिहासिक उद्देश्य से संबंधित विचारों
आदि लगभग एक समूची प्रणाली खड़ी कर दी थी। होली फैमिली में नए क्रांतिकारी भौतिक दर्शन का और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा का तत्व मौजूद था और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मार्क्स और एंजल्स ने इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांतों से संबंधित समाज विज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरी संयुक्त रचना जर्मन विचारधारा शुरू की। इसमें उन्होंने हीगल के भाववादी और नए हीगलवादियों के मनोगत भाववादी दर्शन की विस्तृत आलोचना की। कम्युनिज्म के सैद्धांतिक स्तंभ और दंडात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, इन सभी स्तंभों के निर्माण में जर्मन विचारधारा ने सर्वाधिक महत्व का कार्य किया। देखिए, मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बड़ा महत्व दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांग्रेस की तैयारी को बहुत बड़ा महत्व दिया। सन 1847 में नवंबर के अंत और दिसंबर के आरंभ में लंदन में हुई थी। इन दोनों मित्रों द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, जो सिद्धांत सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और उन्हें एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार करने का काम भी सौंपा गया। ठीक है, सरकार के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी तैयार करने के लिए सौंप दिया गया। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की अमर रचना होती है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, कम्युनिस्ट जो घोषणा पत्र है मार्क्स की अमर रचना होती है, लेकिन लंदन से फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। ये क्या है ना, वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम दस्तावेज होता है। ये एक हो गया वैज्ञानिक कम्युनिज्म का कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज होता है। इसमें सबसे पहली बार सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांतों की एक संक्षिप्त और सरल व्याख्या की गई थी, जहाँ पर पूंजीवाद का अंत और सर्वहारा वर्ग का युग होना चाहिए। देखिए, कुछ मार्क्स की जो कुछ कृतियां हैं उसको देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे। मार्क्स की प्रमुख कृतियों में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी था, 1847 में लिखा था। दूसरा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, 1948 में इसे विकसित किया था। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859 में इस पुस्तक की रचना की थी। चौथा है इनऑग्यूरल एड्रेस ऑफ द इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स, ठीक है, एसोसिएशन, 1864 में इस पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865 में। दास कैपिटल भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही थी, 1867 में इस पुस्तक की रचना किया था। द सिविल वार इन फ्रांस, 1870 से 71 तक इस पुस्तक की रचना किए थे। तो इस प्रकार ये हो गया कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाएं, जहाँ पर उन्होंने हीगल के साथ और एंजल्स के साथ मिलकर कुछ विचार को व्यक्त किए थे, जहाँ पर उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया और जो मजदूर शोषण के शिकार हो रहे थे उन्हें शोषण से मुक्ति दिलवाए और उनके हित के लिए कार्य भी किया। अब देखते हैं हम मार्क्सवाद के अंतर्गत, कार्ल मार्क्सवाद के अंतर्गत देखते हैं मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या है। जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद होता क्या है, जैसे कि मार्क्सवादी दर्शन में दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों के अनुसार है, ठीक है, दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों के अनुसार ही सामाजिक इतिहास की समीक्षा को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। जैसे कि दंडात्मक सिद्धांत होते हैं दंडात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों के अनुसार ही सामाजिक इतिहास की जब समीक्षा उसका परीक्षण हम करते हैं उसी को हम कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। जैसे कि मार्क्स का जो दंडात्मक भौतिकवाद है वो क्या होता है ना, वो हीगल के द्वंद्ववाद से ही लिया गया है। और जहाँ तक देखते हैं कि मार्क्स ने हीगल के दंडात्मक विकासवाद को तो मान्यता दी ही, परंतु उसके आधार पर कारण अर्थात आत्मा, निरपेक्ष विचार आदि के भी सिद्धांत को भी पूर्णतः अस्वीकार किया था। अस्वीकार करने का प्रमुख कारण ये था कि मार्क्स का विश्वास है कि हीगल ने
अपने द्वंद्वात्मक या द्वंद्ववाद में वास्तविक तथा प्रयोगसिद्ध तथ्यों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। इसलिए मार्क्स उसके लेखों को अस्वीकार कर दिए। मार्क्स का कथन है कि उस वैश्विक व भौतिक दुनिया की हीगल ने अवहेलना की, ठीक है, उस वैश्विक और भौतिक दुनिया की हीगल ने अवहेलना की जिसमें हीगल रहते थे और जिससे उन्हें हष्ट पुष्ट बनने तथा जीविका पालन के अन्य समस्त साधन उपलब्ध हुए, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के सहारे उनके शरीर का अस्तित्व बना रहा। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर सामाजिक इतिहास की समीक्षा ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। मार्क्स के अनुसार ही जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान होता है, ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान होता है जिसका संबंध जीवन के स्वाभाविक नियमों से, सामाजिक विकास के विशिष्ट नियमों से होता है। जिसका संबंध क्या होता है? जीवन के विशिष्ट या सार्वभौमिक नियमों से होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो होता है ना, एक ऐसा दार्शनिक विज्ञान होता है जो सामाजिक विकास के जो सामान्य नियम होते हैं, सामाजिक विकास, समाज का जिस तरह से विकास होते जाता है उसके जो विभिन्न नियम, पहलुओं एवं प्रवृत्तियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से भी जानते हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण का दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं, भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर निर्णायक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इतिहास इस बात की साक्षी होता है कि भौगोलिक पर्यावरण के परिवर्तन व विकास की अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन व विकास घटित होते रहता है। उदाहरण के रूप में जैसे कि यूरोप का भौगोलिक पर्यावरण सदियों से अपरिवर्तित सा रहा है, जबकि पिछले 3000 वर्षों में यूरोप में एक के बाद दूसरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का उद्भव, विकास और पतन हो चुका था। जैसे आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और रूस में समाजवादी व्यवस्था। यह इससे स्पष्ट है कि जो भौगोलिक पर्यावरण था सामाजिक विकास का प्रमुख या निर्णायक कारण था, क्योंकि सदियों से प्राय अपरिवर्तित रहने वाला या अर्थात भौगोलिक पर्यावरण एक सदी में ही क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखने वाला आर्थिक सामाजिक जीवन के विकास का कारण नहीं हो सकता है। अब देखते हैं मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या का सार, ठीक है। तो जैसे कि मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद था, ठीक है, मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है वो किस पर आधारित था? ये आर्थिक निर्धारणवाद, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद पर ही प्रस्तावित था या इसका प्रमुख तत्व था। जैसे कि आर्थिक निर्धारणवाद क्या होता है? कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या, ठीक है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में की है। मतलब उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद और सामाजिक परिवर्तन, इतिहास की समीक्षा और सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या की है ना, उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों, उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में की है। तो निर्धारणवाद एक ऐसी स्थिति होता है जिसे मनुष्य स्वेच्छा से नहीं बल्कि बाहरी शक्तियों के दबाव में कार्य करता है। निर्धारणवाद एक ऐसी स्थिति होता है जिसमें मनुष्य स्वेच्छा से नहीं बल्कि बाहरी दबाव से कार्य करता है। इसमें बाहरी शक्तियों के घटित होने की दशा पूर्व निर्धारित होती है और इन्हीं दशाओं का अनुसार ही मनुष्य अपने कार्य का संपादन करता है। निर्णायकवाद पूर्व निर्धारित तथ्यों की पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में व्याख्या करता है। तो ये हो गया निर्धारणवाद। तो इसका अर्थ यह नहीं है, ठीक है, कि मानव जो कुछ भी करता है उसका निर्णय आर्थिक या भौतिक स्वार्थों की प्रेरणा से होता है। मार्क्स का यह भी विश्वास नहीं है कि आप सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या उन हेतुओं विश्लेषण द्वारा भी कर सकते हो जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य क्या कार्य करता है। उनका ये कथन था, इतिहास के निर्माण के लिए प्रथम आवश्यकता मनुष्य जिंदा रहे, ठीक है। इतिहास के निर्माण के लिए सब उसकी प्रथम आवश्यकता क्या थी? मनुष्य जिंदा रहे, तभी तो इतिहास की वो व्याख्या कर सकता है। जिसमें जिंदा रहने के लिए क्या है? भोजन, कपड़ा, मकान, भौतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो उत्पादन करता है और उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के उपकरणों या साधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सार तत्व था वो आर्थिक निर्धारणवाद पर भी व्याख्या करता था। तो उसी के अंतर्गत मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या सार, जैसे कि जीवन और जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं या मूल्यों को उत्पादन और पुनः उत्पादन ऐतिहासिक विकास पर निर्भर करता है। जैसे कि मनुष्य जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जिंदा रहना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है, जहाँ वो इतिहास की समीक्षा तभी कर सकता है। मानव अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मनुष्य जीवित रहे, ठीक है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए
अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि मनुष्य स्वयं जिंदा रहे, तभी तो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। फिर सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन है जिससे कि भोजन, वस्त्र, निवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिए, भोजन, वस्त्र, निवास ये मनुष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है जिससे मनुष्य जीवित रहता है, और इसके लिए ऐतिहासिक इस साधन की आवश्यकता एक आवश्यक जरूरी होता है। इस साधन की आवश्यकता आवश्यक जरूरी होता है। इस कारण समय विशेष में जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों की जिस सीमा तक हम प्राप्त कर सकते हैं, और जीवित रहने के लिए हमारे जीवन में जो जो साधन आवश्यक होते हैं उसको हम बनाए रखें और उसकी उत्पादन के लिए हम कार्य भी करें। इतिहास के सभी प्रमुख परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के ही फलस्वरूप हुए हैं। इतिहास के जो जितने भी परिवर्तन हुए, ठीक है, सब उत्पादन प्रणाली के आधार पर ही परिवर्तन हुए हैं। इतिहास का विकास विचार, आत्मा या आदर्श पर आधारित नहीं है। ठीक है, इतिहास का विकास जो है ना, ये किसी विचार, भावना, आत्मा, आदर्श पर आधारित नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अस्तित्व पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इस तरह हम मार्क्स के और भी कुछ विचारों को लेकर आएंगे अगले वीडियो पर। आप इसी तरह देखते रहिएगा। धन्यवाद।